गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बढ़िया बढ़िया अच्छा बहुत वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल नहीं है, उस सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे। और जितने भी डिफिनीशन हैं और डिफिनीशन को बताना है एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको जानना है, तो बस दास ऑनलाइन क्लास आप लोग ज्वाइन करें। आपको प्रत्येक क्लास में बताया जाता है कि प्ले स्टोर से जाकर दास ऑनलाइन क्लास का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और बैच जरूर खरीद लीजिए। महज महज एकदम 499 में आपको एक साल, पूरे साल भर का बैच, वो भी सारे सब्जेक्ट का मुफ्त में। ठीक है, यदि नहीं खरीद रहे हैं तो बस वहीं आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का जो प्रथम चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ये क्लास 3 है, भाग 3 का अर्थ हुआ आज इसी चैप्टर का क्लास 3 है। और इस क्लास से हम लोग एक से एक बढ़कर डिफिनीशन जानेंगे। आइए, ज्यादा समय नहीं, यहां देखिएगा प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, एक एक शब्द पर आप ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना, मुख्य टॉपिक जो होते हैं कि खुद अपना नाम ही बता देता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस देखिए, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश का माध्यम, किस माध्यम से प्रकाश चलता है वो प्रकाशीय माध्यम है, ऑप्टिकल मीडियम। यहां देखिएगा दोस्तों, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु निकलकर, देखिए वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के हैं। पहले इसको जान जाए कि प्रकाश, हम यहां बैठे हुए हैं, एक पुस्तक में आपको दिखा रहा हूं। ये पुस्तक में मैं कैसे देख पाया? क्योंकि प्रकाश आकर इस पुस्तक पर पड़ा और पढ़ने के बाद हमारे आंखों तक आया, तब हमारे आंख के रेटिना में इसका प्रतिबिंब बना, तब ना किताब को देख लिए। लेकिन आखिर प्रकाश इस पर आया कैसे? कोई माध्यमों से गुजरकर, हवा से, क्या कहते हैं, धूल कणों से, कांच से, कोई माध्यम से गुजरते गुजरते तब जाकर यहां तक प्रकाश आया है। तो हवा जो प्रकाश को जाने दिया, कांच जो प्रकाश को जाने दिया, ताप जो प्रकाश को जाने दिया, वो सब क्या है? दैट्स ऑल आर मीडियम ऑफ लाइट, है ना? वो सभी प्रकाश का माध्यम है। ठीक है ना? तो जैसे में कांच, पानी, कांच, ताप इत्यादि प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाशीय माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद पढ़े रहिएगा, तब न बता पाइएगा कि प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। वह कौन? समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी। यहां देखिएगा, समांगी जिसको कहते हैं होमोजेनस और विषमांगी जिसको कहते हैं हेट्रोजेनस। समांगी, विषमांगी, मैंने बताया ना कि टॉपिक ही, नाम ही बता देता है कि मैं क्या हूं। इस शब्द को तोड़िएगा, सम जोड़ अंगी, सम जोड़ अंग, समांग होता है ना, समांगी कहिएगा तो अंगी कर दीजिएगा। अर्थात सम माने बराबर, अंग मतलब भाग, सारे जगह, सारे अंगों में जो एक बराबर हो, समान हो, वो क्या कहलाता है? समांगी। विसमांगी, वी का अर्थ होता है नहीं, समांगी जो बराबर नहीं हो वो क्या है? विसमांगी है। अब यहां गया ए में समांगी माध्यम को देखिएगा, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। मैंने बताया ना, समांगी एकदम बराबर, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट कैसे होते हैं? एकदम समान होते हैं। जैसे जल और कांच, जल और कांच, ये क्या है?
ए समांगी माध्यम है, उससे होकर प्रकाश एकदम बराबर आगे गुजरता है। और बी समांगी माध्यम, इसको भी देख लीजिएगा, बी समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, याद रहेगा ना, उसमें समान था और इसमें असमान हो गया, वो विसमांगी है। जैसे गर्म या ठंडा, गर्म या ठंडा हवा, जब गर्म या ठंडा हवा का मिश्रण जो होगा वो प्रकाश के माध्यम को एक समान गति से आगे नहीं बढ़ने देगा, असमान गति से वो रुक रुक कर वहां प्रकाश आगे बढ़ेगा। कैल्साइड ये भी नहीं बढ़ने देता है, ठीक है ना, तो ये विसमांगी माध्यम है। तो समांगी और विसमांगी, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत अब हुआ होगा। और विशेष यदि प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से केवल देखिए ही नहीं, आप कॉपी लेकर बैठे, नोटबुक लेकर बैठे और जितने भी डिफिनीशन है आप प्रयास कीजिए कि उसको अपने नोटबुक में लिख लें। लिख लेने से होता क्या है कि थोड़ा समस्या भी आया तो एक बार और उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए अगला पॉइंट देखिए बाबू, पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पदार्थ है, देखिएगा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, नाम से ही देखिएगा पारदर्शी, दर्शी माने दिखाई देना, अब पार माने दूसरी ओर, जो दूसरी ओर भी देख सके, वैसा पदार्थ जिसके दूसरी तरफ भी हम देख सके। अब हमने पुस्तक लिया और कहा कि आगे वो कैमरा लगा हुआ है, ऐसे तो देख लिए, ये ग्लास है, शीशा, मेरे चश्मा में देखिए ग्लास है, एक ग्लास से पार होकर हम देख पा रहे हैं कि हाँ आगे कैमरा लगा हुआ है, तो पारदर्शी हुआ कि नहीं, वो पार हम देख रहे हैं। ठीक वहीं बुक लगा दे रहे हैं, किताब, अब कहेंगे आगे क्या है, तो मैं अंदाज से तो नहीं बता पाऊंगा, दूसरी तरफ मुड़ जाऊं कि इधर क्या है, तो बेटा हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, इसके आर पार प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है, तो ये अपारदर्शी है। और ये जो चश्मा का हमारा ग्लास है, शीशा है, वो क्या है, पारदर्शी है। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन कर लेती है, अर्थात आर पार हो जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। आप अपने भाषा में भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ पार कर जाती है, चाहे दूसरी तरफ की वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में आ जाइएगा कांच, कांच का अर्थ होता है दोस्तों शीशा, शीशा को देखिएगा, मैंने अभी बताया चश्मा का शीशा, दूसरे पार हम देख पाते हैं। पानी, पानी को भी लीजिएगा तो पानी के दूसरी तरफ यदि साफ पानी है तो हम आराम से देख लेते हैं, हवा के दूसरी तरफ आराम से हम देख लेते हैं, इसलिए क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट अब देखेंगे, यहां देखिए अपारदर्शी, ओपैक, नाम आ गया ना, ओ माने नहीं, पारदर्शी माने दिखाई देना। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, किसी पत्थर के टुकड़े को आप लीजिए और उस पत्थर के टुकड़े को रख दीजिए और बताइए कि पत्थर के ठीक बगल में क्या रखा हुआ है, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रकाश उस पत्थर का को पार नहीं कर पाई। यहां गया ईंट, ईंट के भी उस पार आप नहीं देख सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था पुस्तक, एक पुस्तक को ही ले लीजिए, इस पुस्तक के भी पार दिखना है, क्या आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो पुस्तक क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहुंच जाए बेटा पारभासी पदार्थ, तीसरा पॉइंट है ये, ट्रांसलूसेंट। मैंने शुरू में बताया था कि ऑब्जेक्टिव और डिफिनीशन ये दोनों कंप्लीट होते जा रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत सा प्रश्न इसमें बन रहा है। तो पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूटेंट, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। कुछ शब्द यहां आया है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं निकला, कुछ निकला। छोटे छोटे बच्चे, चाहे हम लोग भी बचपना में थे ना, तो बाल में तेल लगा रहता था तो एक पन्ना उठाते थे, कॉपी से
एक पन्ना निकालते थे और एकदम रगड़ते थे इस पर बलवा में, जादू दिखाते थे हम लोग। हमको याद है उस समय हम लोग दूसरा तीसरा में पढ़ रहे थे, तो जादू दिखाते थे दूसरे बच्चों को, देखो, और क्या कहते हैं, पन्ना को एकदम बाल में रगड़ लेना, क्योंकि बाल में तो पहले से तेल लगा हुआ है, तो तेलवा क्या करता था, उस पनवा पर सट जाता था, सटते ही आर पार दिखाई देने लगता था। तो हम लोग दिखाते, देखो क्या लिखा हुआ है। तो दूसरे बच्चे उस पन्ना को अपने आंख के सामने करके पढ़ा करता था, लेकिन साफ साफ नहीं पढ़ पाता था। टोया टोया कर होता है ना, कि रुक रुक कर जहां तहां के शब्द को पकड़ पाता था। इसका अर्थ हुआ कि साफ साफ उस वस्तु को, उस अक्षर को वो नहीं देख पाता था। अर्थात वो तेल लगा हुआ कागज जो है, उसे प्रकाश की किरण कुछ हद तक पार किया, थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमें उस पार वाला दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा। तो जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, देखिए आ गया। आप भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि एक पतला कागज ले लीजिएगा, या मोटा ही ले सकते हैं कॉपी वाला, उसमें तेल लगाकर देख लीजिएगा। घिसा हुआ शीशा, कोई शीशा को ही ले लीजिएगा, घिसा हुआ कांच, और उस शीशा को पत्थर से एकदम घसीट दीजिए, और दूसरी तरफ देखिए, आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा, लेकिन क्लियर किस वस्तु को आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, वो आप नहीं देख पाएंगे, है ना। तो वो है पारभासी। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये तीनों आपका क्लियर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा। अब हम लोग आ जाए छाया। छाया किसे कहते हैं? शैडो। हम चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, और देखिए हमारी छाया जो है हमारे पीछे पीछे पहुंच रही है। ये छाया क्यों बना? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो अपारदर्शी है। हमारा शरीर क्या है? अपारदर्शी है। प्रकाश आया, हमारे शरीर पर पड़ा, आसपास देखिए चारों तरफ हम ऐसे किए है ना, तो हमारा पीछे की ओर छाया भी ऐसा ही बनेगा। जरूर नहीं पीछे ही, सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य यदि इधर है तो छाया पीछे, सूर्य इधर है तो छाया आगे, इधर है तो इधर। जिस साइड में आप सूर्य के प्रकाश को या टॉर्च को देखिएगा, तो आप कहिए कि इस साइड में सूर्य कहां से आ गया। सूरज का अर्थ होता है प्रकाश, मतलब लाइट। टॉर्च भी जला दीजिएगा ना तो वही हाल होगा। तो सूर्य के प्रकाश शरीर से टकराएगा, आसपास प्रकाश निकल गया, लेकिन कितना दूर का प्रकाश पीछे नहीं गया, जहां जहां हमारा शरीर है वहां वहां का। तो ठीक वैसा ही एक परछाई पीछे बन जाता है। तो देखिए बाबू, प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, जैसे मैं ही, आप ही, क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। ये प्रकाश के गमन पथ पर हम लोग खड़े हो गए, तो प्रकाश उस पारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। इसलिए उस वस्तु के आकार का अंधेरा ठीक उसके विपरीत दिशा में आ जाता है। वही अंधेरा क्षेत्र क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। यहां देखिएगा, एक किताब का छाया मैं कैसे दिखाऊं आपको। किताब को ही लीजिए, है ना, आप किसी अंधकार वाले कमरे में रख दीजिए, हाईलाइट बंद हो जाएगा। दीजिए, बंद मत कीजिए, इसको उठाकर दीजिए। हम यहां बता दे रहे हैं, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर आप लोग उस छाया को नहीं देख पाएंगे। यहां चलिए चलिए, ठीक है। व्हाइट बोर्ड, चूंकि प्रकाश पीछे से भी आ रहा है, इसलिए उस छाया को आप लोग नहीं देख पाए। केवल समझ लीजिए, ठीक है, केवल समझ लीजिए कि एक व्हाइट बोर्ड नहीं लीजिए, चूंकि प्रकाश अंदर से आ रहा है। हम एक दीवार पर चले जाइए और एक दीवार पर जाकर टॉर्च मारिए। टॉर्च जैसे ही जलाइएगा तो इस किताब के विपरीत दिशा में एक और किताब का चित्र बन जाएगा। कारण क्या है कि इस किताब से होकर प्रकाश का जो लाइट जो था वो पार नहीं कर पाया, इसलिए इसी आकृति की एक अंधेरा छाया उधर बन गया। ठीक है ना, तो छाया है। हाँ, तो प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई पारदर्शी पदार्थ रख दी, अपारदर्शी पदार्थ रख दिया, तो ठीक उसके विपरीत एक अंधेरा प्रकाश बन जाता है, जिसको हम छाया कहते हैं।
ठीक है ना, शैडो उसी को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। दिक्कत होगा भी तो आप एकदम बेहिचक बताइएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ कोई अपारदर्शी वस्तु है, प्रकाश इधर से आया और आकर पार नहीं कर पाया। जब पार नहीं कर पाया तो उसी दिशा में वो लौट जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें, ये जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर, माने होता है हवा से ही, पानी से ही गुजरकर किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है। ये कोई वस्तु है और इसके सतह पर आकर ये प्रकाश पड़ा, ये सतह पर, ठीक है ना, यहाँ आकर पड़ा, तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार कर जाती है। दो ही स्थिति बनेगा, या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो गया या पार हो गया। लेकिन पार कब होगा? जब वह पारदर्शी पदार्थ होगा तब। लेकिन हमने तो रखा है अपारदर्शी, तो कैसे पार करेगा? या उसके सतह से टकरा कर लौट जाती है, ठीक है ना, या अवशोषित हो गया, चाहे पार हो गया या टकरा कर बाहर हो गया। लेकिन कब? जब अपारदर्शी पदार्थ रखिएगा तब वो बाहर निकलेगा। तो टकराया और बाहर निकल गया। बाहर निकलने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर? फिर से बताइए, आप अपने भाषा में बताइए कि जब किस सामंगी माध्यम से चलकर प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराती है तो या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या वस्तु से पार कर जाती है या टकरा कर वह पुनः उसी दिशा में, दूसरी दिशा में लौट जाती है। तो लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना? एकदम क्लियर, दिक्कत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वही है, इस तरह प्रकाश की किरणें के पहले माध्यम में ही वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। मैंने ये चित्र बताया था, आया, टकराया और लौट गया। तो ये जिस सतह पर टकराया उसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई परिभाषा आपका तैयार हो रहा है। इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बताया हूं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो गया, आ जाएगा कि निम्न वस्तु में सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहा गया है। यदि उस ऑप्शन में चांदी है तो आप आंख बंद करके फटाफट चांदी मारिएगा, ठीक है ना। तो वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह अलग पॉइंट हो गया। परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का। याद रहेगा ना, अलग अलग पॉइंट एकदम दोनों तैयार हो गया कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह तो चांदी। तो ठीक है ना, ये परावर्तक सतह है, आप लोग समझ गए। प्रकाश का परावर्तन समझ गए। फिर हमने क्या समझा कि सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? चांदी है। फिर क्या जाना कि परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का, समतल दर्पण का, ठीक है ना। अब चलिएगा, तो परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। दो प्रकार के कौन कौन? तो नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है ना। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, नियमित, नियमित माने लगातार एक ही तरफ जो परावर्तन हो वो नियमित है। अनियमित का अर्थ होता है जो नियमित न हो, जिसका दिशा या प्रकृति निश्चित नहीं हो, वो नियमित हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको नियमित और अनियमित परावर्तन को समझाएंगे और उसके बाद भी जो आवश्यक डिफिनीशन है उसको बता देंगे। ठीक है ना। चलिए फिर अभी के लिए तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।